हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। तो ये मैं एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। कल मैंने हिस्ट्री पर वीडियो बनाई थी, 6th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ाया था। और अब मैं सिविक्स यानी कि जो 6th क्लास की जो पहला चैप्टर है सिविक्स का, मतलब आपका जो सामाजिक एंड राजनीतिक विज्ञान जो होता है उसका मैं पहला चैप्टर पढ़ाऊँगा। मैं 6th से लेकर NCERT 12 तक पढ़ाऊँगा, पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स और हिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, पर मैंने सोचा, कल मैंने एक हिस्ट्री की वीडियो बना दी, फिर मैंने सोचा कि पॉलिटिकल साइंस भी हमें साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम 6th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, किसका? सिविक्स का। आगे चल के यही चीज़ पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में बढ़ जाती है, लेकिन फ़िलहाल हम दोनों का मिक्सचर पढ़ते हैं जिसे हम सिविक्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर है हमारा 6th क्लास का, जो है विविधता। नीचे करते हैं ताकि आपको दिख सके। विविधता आप देख सकते हो। यहाँ मैं इस ड्रॉ का ऑप्शन ले लेता हूँ, स्केच का, जिससे मैं ड्रॉ करके समझा सकूँ। ये विविधता है। ठीक है, अब विविधता होती क्या है? डाइवर्सिटी। ये होता है, मान लो आप भारत देश में रहते हो, है ना। अब आप उत्तर भारत में रहते हो, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में, है ना, बिहार में, चाहे उत्तराखंड में, कहीं पे भी रहते हो तो वहाँ आप हिंदी अक्सर देखते हो। लेकिन वहीं यदि आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाओगे, या छत्तीसगढ़, या फिर आप महाराष्ट्र में जाओगे तो वहाँ मराठी लैंग्वेज बोलेंगे, या फिर तमिलनाडु में जाओगे तो आपकी तमिल लैंग्वेज बोलेंगे, कर्नाटका में जाओगे तो तेलुगु लैंग्वेज बोलेंगे, है ना, केरला में जाओगे तो मलयालम लैंग्वेज बोलेंगे। तो अलग अलग राज्यों में जाके, अलग अलग जगहों पे जाके, लेकिन भारत एक पूरा जो देश है उसके अंदर जाते हुए भी, तब भी मान लो ये भारत एक देश है, आप इस जगह रह रहे हो, यहाँ कोई और भाषा बोली जा रही है, यहाँ कोई और लोग रह रहे हैं, पर भारत देश के अंदर ही रह रहे हैं, यहाँ कोई और भाषा बोली जा रही है। यहाँ एक राज्य है, यहाँ एक राज्य है ना, एक नीचे राज्य है, और यहाँ सारों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, तो इसी ही विविधता बोली जाती है। तो विविधता का कई प्रकार के अर्थ होते हैं, लेकिन मैंने उनमें से एक उदाहरण लेते हुए आपको समझाया। ठीक है, अब नीचे हम चलते हैं। नीचे ये थोड़ा वो बताते हैं ना, कहते हैं जो डिस्क्लेमर वगैरह, तो यही चैप्टर का डिस्क्लेमर दे रखा है, उसको हम स्किप करते हैं और यहाँ से समझते हैं। अपनी कक्षा की चारों तरफ ये तो एक्टिविटी होती है जो करना पड़ता है, जो छोटे बच्चे होते हैं 6th क्लास की जो पढ़ रहे होंगे, हालांकि 6th क्लास के ही मोस्टली पढ़ रहे होंगे, या अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी काम आता है। बेसिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप स्किप करके वीडियो देख सकते हो, या फिर 1.5x पे देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ लिखा है आपकी उम्र के 3 बच्चों के ऊपर दिए गए चित्र, ये भी मैंने बताया, ये बच्चों की एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी जो है करनी ज़रूरी होती है वैसे, पर बच्चों को बहुत ज़रूरी होती है करनी। अगर आप 6th क्लास के तो आपको पूरा पढ़ो, एक्टिविटी इस चीज़ को करो। बाकी मैं छोटा, जितनी भी चीज़ें बड़ी में लिखी होंगी उसको मैं शॉर्ट समरी में समझाऊंगा, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये ऊपर 3 चित्र बनाए गए हैं 3 बच्चों द्वारा, और ये तीनों चित्र अलग अलग हैं, है ना। ये तीनों चित्र अलग अलग हैं। विविधता का एक अर्थ डायरेक्ट बताया जाए तो ये हो सकता है, विविधता का एक अर्थ है डिफ्रेंशिएट, भिन्नता, अलग अलग, है ना। तो ये तीनों अर्थ एक ही चीज़ के हैं। ये तीनों चित्र भी आपस के एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, ये एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं ना, क्योंकि अलग अलग बच्चों ने बनाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सब चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी भी भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खाना पीन आदि में भी भिन्नता है। बताया मैंने एक भाषा का उदाहरण लिया था, लेकिन उसके साथ साथ कई अन्य उदाहरण भी हैं जो विविधता के उदाहरण बनते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। लिए जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था मैं जब वहाँ। अच्छा, इसमें कैरेक्टर दिया होगा, उसको हम पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह हमारी चित्र विविधता उसके खान पीन में भी आदि होते हैं। ठीक है, भिन्नताएं भी हैं। यहाँ से स्टार्ट है। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि हम आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स हम इसको पढ़ते हैं। बाहर जाते समय मैं जूते ज़रूर पहनना पसंद करता हूँ, पहनना पसंद करती हूँ, है ना। आप यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया जूते, है ना। ये मैं पेन टैब यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जिस वजह से राइटिंग थोड़ी बेकार हो सकती है। जूते पहनना पसंद करता हूँ, है ना। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। मैं लाल कपड़ा पहनना पसंद करता हूँ, या मैं पगड़ी पहन के जाना पसंद करता हूँ, है ना। मैं घर में उसके बारे में बात करती हूँ। आप किसी और के बारे में बात कर सकते हो, मैं उसके बारे में बात करता हूँ, तो है ना।
यहाँ उसके आ सकता है। तो सबके अपने अपने आंसर होते हैं, जो भी आप अपना आंसर लिखना चाहो इन फिल इन द ब्लैंक्स में लिख सकते हो। वही उसी चीज़ की एक्टिविटी के बारे में बोला गया कि अपने अध्यापिका की सहायता से पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं, है ना। किसी के एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूचना आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों में मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों के आपके जैसे किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा विद्यार्थी कुछ मिलाकर ये तो वही बताया कि भैया जो आपने ये फिलिंदा जो ये एक्टिविटी करी, इसमें से देखा जाए कि कितने बच्चों ने आपके जैसे आंसर लिखे हैं या किन की जो सोच है वो बिल्कुल भिन्न है ना। वही है दोस्ती करना। क्या ऐसा एक इंसान दोस्ती करना आपके आसान होगा जो आपसे भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इसके बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक मजाक जी की फटे पुराने कपड़े पहने उसे छोटे से लड़के। अच्छा, ये 14 पेजेस का है, जल्दी जल्दी हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। मैंने इस एक मजाक की तरह जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, लेकिन फालतू की बकवास नहीं करेंगे, डायरेक्ट पढ़ने पे ध्यान देंगे। और जो बड़ा है, जो चीज़ समझ नहीं आएगी उसको मैं शॉर्ट समरी में समझाऊंगा, जिससे कि आपको डायरेक्ट आपके दिमाग में एंटर हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं, ठीक है। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने से उसे छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ खड़ा साइकिल से गुजरता था, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए पीछे भागता और उस दिन सुर्ख में हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों को चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बारी मैं पटरी के सहारे रुका, मैंने उससे दिन भर अखबार मांगा। बिल्कुल मैंने मतलब एक इसमें कहानी बताई गई है कि एक लड़का होता है जो साइकिल पर आता है, एक ही रोड से जाता है, और वहाँ पर एक और लड़का होता है जो अखबार बेचता था, है ना। और उस चीज़ को सुनते हुए जो लड़का है, ये वाला जो लड़का है, एक दिन इस बंदे से अखबार मांगता है, खरीदता है मतलब, है ना। हाँ बिल्कुल पढ़ सकता है। इस बार मैं थोड़ा अधीर हो चुका है, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है, ठीक है। तो इसमें ये है होता है कि जब ये हमेशा जो ये लड़का होता है ना पीली टी शर्ट वाला, ये जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर मोस्टली इससे खरीदता है। इसमें कहानी मैंने बहुत छोट में समझा रहा हूँ। बट फिर ये जो लड़का है जिसके ये थोड़े फटे पुराने से कपड़े हैं, ये बंदा ऐसा पूछा कि क्या आपको हिंदी नहीं आती है? तो बोलता नहीं मैं हिंदी भी, ये लड़का बोलता नहीं मैं हिंदी भी पढ़ सकता हूँ, हिंदी भी मुझे समझ आती है, क्योंकि इसके पास हिंदी का एक विषय है अपनी स्कूल के दौरान। तो वो ये बात बोलता है, ठीक है। सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो को भी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब ये बोलता है कि अब इसके मुंह पे बोलता है, जो लड़का अखबार बेच रहा होता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो वो बोलता है कि भैया अब सब्जेक्ट किसको बताऊं मैं, भैया मतलब वो बोलता है ना कि सब्जेक्ट मेरा हिंदी भी रहा। तो उस बंदे को नहीं समझ आता कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो फिर ये बोलता है विषय, है ना। तो वही यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई इसे क्या ही समझ आएगा। अगले दिन में फिर वहाँ पर था, उसको मुस्कुरा कर रहा, मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा भैया आपका अखबार अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है। हैं तो मतलब देखो पहले दिन पे तो ये हुआ होगा जब उसने बताया कि भैया मैं इंग्लिश का अखबार के साथ साथ हिंदी का भी पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट रहा था हिंदी का। अब उस व्यक्ति को सब्जेक्ट नहीं समझ आया, इतने में लाल बत्ती जो थी वो हरी बत्ती हो गई थी और उस व्यक्ति को जाना पड़ा, जो वहाँ पे एक दूसरा लड़का था पढ़ा लिखा जो साइकिल पे था। तो अगले दिन होता है, अगले दिन फिर वही व्यक्ति फिर से आता है, वही लड़का फिर से आता है और उससे वह पूछता है कि भैया सब्जेक्ट का अर्थ क्या है। तो वो फिर मुस्कुराते हुए जो भी जवाब देता है वो बताता है। मेनली ये जो कहानी है हमारी जो 6th क्लास के एनसीईआरटीज़ है उसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं वो स्टार्टिंग ही कहानियों के साथ होते हैं, ठीक है। अब राजनीति की बात और सोशियोलॉजी सामाजिक की बात वो थोड़ी आगे जाके पता लगेंगी, क्योंकि पहले हमें इन कहानियों को समझना पड़ेगा। इन कहानियों के साथ साथ ही हमें मानसिकता और विचारधाराओं की बातें पता लगेंगी, जिससे कि हम एक पॉलिटिकल व्यू और एक सामाजिक व्यू, सोशियोलॉजी व्यू अपना खुद से बना सकें, ठीक है। यहाँ से आते हैं, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर पहली बात, इन दोनों कैरेक्टर का जो नाम था इसमें जो दिया गया था, जो साइकिल अमीर था जो मतलब पढ़ा लिखा था उसका भी नाम समीर था, और जो दूसरा था उसका भी नाम समीर था। जैसे समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आप भी सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह के खाना खाया होगा, उनके साथ अलग अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे, थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवर
रानियों, साहसी घटनाओं, भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ना हमेशा खुशी मिलती है। करने के साथ किताब में कुछ लोग जानवरों के नज़दीक कुछ दिन अपने बचपन होंगे। भैया पूरी यहाँ पर कहानी बताई गई है, बहुत आसान है। इस चीज़ को आप PDF मैं दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको पढ़ना। यहाँ तक कि जो PDF है उसको अच्छे से पढ़ना। PDF का मतलब जो कहानी बताई गई है, ये जितनी भी यहाँ तक की ये जो है पूरी, ये यहाँ तक की कहानी है और आगे भी कहानी थोड़ी बहुत होंगी। ये जो असली चीज़ें समझने वाली है ना, वो 7वीं भी नहीं, 8वीं भी नहीं, 9वीं से स्टार्ट होंगी। तो वहाँ से हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम कहानियों के ज़रिए हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ कहानी थी, ये मैंने बताया। भारत में विविधता, भारत विविधताओं का देश है। अब यहाँ से असली स्टार्ट होता है हमारा। भारत में विविधता, भारत जो है भिन्न भिन्न संस्कृति, भिन्न भिन्न भाषाओं, भिन्न भिन्न खान पीन, ठीक है। वैसे संस्कृति के अंदर ही खान पीन, भाषा, वेशभूषा सब संस्कृति के अंदर ही आ जाता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिवाइड कर करके बता रहा हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। भारत विविधता का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना बनाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग हमारी धार्मिक मान्यता है, ठीक है। भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं, या उनमें से एक तरीका बताया गया है, 2 और तरीके लिखे। चलिए हम ये चीज़ समझते हैं। मान लीजिए भारत में प्रार्थना इबादत करना, भारत में हिंदू लोग रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, जैन रहते हैं, बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, है ना, क्रिश्चियन लोग रहते हैं। तो उन सब की अलग अलग चीज़ें भी होती हैं। तो भारत में जो इबादत करता है उसे मुसलमान, इबादत कौन करता है? मुसलमान करता है। प्रेयर कौन करता है? प्रार्थना कौन करता है? क्रिश्चियंस करते हैं। भक्ति गीत कौन गाता है? हिंदू गाता है। तो ये हमारी डाइवर्सिफाई को, विविधता को दिखाता है, दर्शाता है। शादी करने का अलग अलग तरीका होता है, जिनमें से एक तरीका है अदालत में रजिस्टर दस्तखत कराना। दूसरा एक होता है ना, पंडित जी आते हैं, और वो एक होता है जो पढ़ते हैं, मौलवी साहब जो पढ़ते हैं शादी के टाइम। तो वो अलग अलग भिन्न प्रकार के अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अलग अलग विविधता है हमारे देश में, ठीक है। विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, मणिपुर की औरतें फनेक पहनना, है ना, फनेक पहनना आपने देखा होगा। वो कुछ यहाँ से आप फनेक जो है गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। वहाँ से आप इजीली समझाएंगे, ऐसे मैं समझाऊंगा तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब मान लीजिए आप बिहार में रहते होगे, तो बिहार में मोस्टली लोग क्या पहनते हैं? साड़ी पहनते हैं। औरतें जो होती हैं साड़ी पहनते हैं, ठीक है। वहीं यदि आप पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में सूट सलवार मिलते हुए दिखेंगे आपको, जो महिलाएं होती हैं। तो यहाँ अलग अलग राज्यों के हिसाब से, अलग अलग क्षेत्रफल के हिसाब से भिन्नता दर्शाता है। आगे चलते हैं। खान पीन में भी अलग अलग होता है। आप बिहार में जाओगे तो आपको दाल चावल मिल जाएगा, आपको साउथ में जाओगे तो आपको इडली डोसा मिल जाएगा, है ना। तो ये अलग अलग होता है का पालन। लेकिन गहराई से सोचो तो वास्तव में हम एक तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने का तरीका अलग होता है। देखो सही बोला ना, हम रहते अलग अलग तरीके से, ठीक है। मतलब तरीके से मतलब हम कोई चीज़ है, हम कोई चीज़ मान लो एक त्यौहार है, एक मान लो आपका जब ये रक्षाबंधन और ये जब ये त्यौहार आते हैं, तब साथ में जो उत्तर भारत के लोग होते हैं रक्षाबंधन मना रहे होते हैं। वहीं यदि आप नीचे उसमें जाओगे, आपका साउथ इंडिया में जाओगे, तो वहाँ आपको अलग उसी उसमें पोंगल वगैरह जैसे त्यौहार सेलिब्रेट करते हुए लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन उनका अर्थ एक ही है। एक ही दिन पे या 1-2 दिन आगे पीछे करते हुए वो त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अर्थ एक ही होता है, खुशी मनाना, ठीक है। अलग अलग उनकी कहानियाँ होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब में एक दूसरे से मिलाप होता है। हम विविधता को कैसे समझें, ठीक है, हम विविधता को कैसे समझ सकते हैं? करीब 2 साल पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़े या ऊंट पर बैठकर या फिर पैदल चलकर जाते थे, ठीक है। अक्सर ये यात्राएं खेती, बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश या फिर व्यापार के लिए जाती थी। चूँकि यह यात्रा की हमारे बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय। अब देखो आज के ज़माने में यदि मान लो आपको यहाँ से इंग्लैंड जाना है, तो आप एरोप्लेन के डायरेक्ट पकड़ोगे और 1 दिन के अंदर पहुँच जाओगे। यदि आपको बोला जाए कि क्या आप इंग्लैंड पैदल चल के जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में आपको 3-4 महीने, 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है ना। तो जब उस दौरान आप
अपनी जहाँ से पैदा हुए, वहाँ पर जो आपने चीज़ें सीखी, अब वहाँ उस ज़मीन को आप छोड़ रहे हो, है ना। उस ज़मीन को छोड़ने के बाद आप जब आगे बढ़ोगे, जिस राज्य में आप रहते थे, जहाँ का खान पीन अलग था, जहाँ वेशभूषा अलग था, उस राज्य को बिल्कुल छोड़ के एक दूसरी राज्य में गए, ट्रैवल करते हुए, यात्रा करते हुए इंग्लैंड के रास्ते, तो आपको उस जगह के अलग अलग लोगों की संस्कृति देखने को मिलेगी। वहाँ आप अपनी संस्कृति बताओगे। ऐसे ही अलग और उस जगह को भी छोड़ा, तो ऐसे करते करते पहले ज़माने में लोग ऐसा ही करते थे, क्योंकि उस समय हवाई जहाज़ वगैरह, बस वगैरह कुछ नहीं होती थी। तो यही इसने बताया है। तो ठहर जाते थे, काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। उसके अलावा सूखे अकाल के कारण भी कई लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था, तो वह नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। पहले बहुत युद्ध होते थे, पहले बहुत मुश्किल था उस समय, जो था कानून वगैरह नहीं होता था। जो भी ताकतवर राजा होता था, एक राजा दूसरे राजा को, जो कमज़ोर शासक होता था, उसकी जनता को भी मार देता था। तो उसके बचने के चक्कर में लोग पलायन कर जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे, तो उनका रहन सहन थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह अपने लेते थे, कुछ चीज़ वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनका भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए पुराने मिश्रण होते रहे, है ना। अब मान लो मेरे को कुछ, मेरी संस्कृति है, मैं यहाँ रहता हूँ दिल्ली में, अब मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं यहाँ से डायरेक्ट जाऊँगा बेंगलुरु जाऊँगा, है ना। तो बेंगलुरु में मैं हिंदी, जो दिल्ली में जो संस्कृति रही है, मैं बेंगलुरु में जहाँ आसपास रहूँगा, वहाँ मैं अपनी संस्कृति एकदम नहीं छोड़ सकता हूँ ना। तो वहाँ मैं बेंगलुरु की जो बंगाल, जो कर्नाटक के लोग होंगे, वहाँ की जो कन्नड़ परंपरा होगी, उसको भी अपनाऊंगा। साथ में अपने दिल्ली की जो परंपरा, जो उत्तर भारत में परंपरा होती है, उसको भी मैं फॉलो करूँगा, है ना। तो मान लो कि मैं उत्तर भारत में दिवाली मनाई जाती है और नीचे भी दिवाली मनाई जाती है, लेकिन कुछ अलग प्रकार की। तो मैं दिवाली तो मनाऊंगा, लेकिन साथ में जो कन्नड़ की जो परंपराएं हैं, कर्नाटक के लोग जिस तरह से दिवाली मनाते हैं, उस तरह से भी मैं एक्सेप्ट करूँगा बनाना। ठीक है। तो ऐसे ही मिश्रण होता रहता है, वही इन्होंने बात बताई है। और इसे ही मिली जुली संस्कृति बोला जाता है, और इसे ही मिली जुली संस्कृति ऐसे ही उभरती है। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह संस्कृति, एक मिनट रुकना, मैंने पीछे का छोड़ा नहीं, यहाँ बढ़ रहे हैं, अगर आप ध्यान में ना हो। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह का विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव ने वहाँ के जीवन और संस्कृति के आधार देने में योगदान किया है। इस प्रकार से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट के कारण विविध संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग, मेरे आँख में थोड़ा सा दर्द है, इसलिए मैं अपनी आँख बार बार क्लोज कर रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों के किस प्रकार सामंजस्य से बैठते हैं, उससे विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने वाले, विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, यार ब्राइटनेस कम कर लूँ हल्का सा, इतनी काफ़ी है। ये क्या दब गया यार, कंट्रोल Z, ओके। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों के प्रकार सामंजस्य से बैठते हैं। केवल ना लोगों के कपड़ों, खान पीन, आदतों में फ़र्क, हर तरह से आप जहाँ रह रहे हो, उस जगह को जब छोड़ोगे, एक 18 साल, 20 साल या 15 साल बाद जहाँ भी आप जाओगे, तो आपके खान पीन में, आपके वेशभूषा में हर तरह से चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे। तो वही इन्होंने बताया है। आइए भारत के दो भाग, अब इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं लद्दाख और केरल का। अब देखो, हमारा ये भारत का मैप है, मान लो, नोटपैड नहीं है मेरे पास, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं भारत का मैप थोड़ा सा सही बनाऊँ। इधर की तरफ हो नहीं रहा है, वेट, मान लो ये भारत का मैप है, साइड में ये नॉर्थ ईस्ट भी है गाइस, ठीक है। ये इधर की तरफ नॉर्थ ईस्ट है, इधर की तरफ यहाँ हमारा नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्वी, आपको नहीं समझ आएगा, कोई बात नहीं। ये है हमारा लद्दाख, ये जो इलाका है ना, इतना, ये जो इलाका है, ये हमारा लद्दाख है। और ये है हमारा केरल,
एक राज्य है केरल, ठीक है, ये है केरल। जिनका यहाँ पे उदाहरण लिया गया है, और ये है लद्दाख, ये है लद्दाख, ठीक है। तो इनका उदाहरण लेते हुए इन्होंने समझाया है, ये समझने की कोशिश की है कि क्या किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। देखो, किसी भी जगह पर जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर उनका खुद का जो कल्चर होगा वो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी बनता है, समझे। मैं समझाता हूँ। आप यदि जम्मू कश्मीर में रहेंगे, वहाँ बर्फ़ पड़ती है, ठंड लगती है, तो वहाँ पर जो कपड़े चाहिए आपको पहनने के लिए मोटे चाहिए, ज़्यादा कपड़े चाहिए, तो वो जो कपड़े होंगे वो मोटे होंगे, अलग तरीके से होंगे, अलग तरीके के कपड़े होंगे, है ना। वहीं यदि आप राजस्थान में रहते हैं जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, क्या आप उस जगह वो ठंड के कपड़े पहन सकते हो? नहीं पहन सकते। तो उस हिसाब से आप हाफ बाजू की टी शर्ट, जो भी वहाँ की वेशभूषा होगी राजस्थान की, वो पहनेंगे आप, है ना। तो ऐसे ही भौगोलिक का भी बहुत ज़्यादा, मतलब भौगोलिक मतलब भूगोल का, पर्यावरण का भी बहुत ज़्यादा हमारी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है ना। आगे बढ़ते हैं। एटलस में भारत का नक्शा दिए गए हैं। एटलस अच्छा दे रखी होगी, मैंने खुद से बना दी, अब एटलस की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा लद्दाख है, पहाड़ी इलाका, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। यदि आप सोच रहे हो कि नॉर्मल टी शर्ट वगैरह पहन के निकल जाएं घूमना, तो बहुत ठंड के मारे आप जम जाओगे, ठीक है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तानी का मतलब गर्मी से नहीं है, राजस्थान भी रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन वहाँ इतनी धूप है कि आप उसमें दिन में नहीं चल सकते वहाँ के रेगिस्तान में, लेकिन इसके ऊपर चल सकते हो क्योंकि यहाँ धूप नहीं पड़ती है। यहाँ पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी रेगिस्तानी इलाके हैं जहाँ ठंड पड़ती है, ठीक है। क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। क्या बोला था, ठंडा पड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बर्फ़ से ढका होगा। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाले बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। अब यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है यहाँ के जो लोग रहेंगे, पानी का पहुँचना मुश्किल हो जाता है काफ़ी हद तक। पहाड़ी एरिया में काफ़ी अन्य सुविधाएं होती हैं जो नहीं पहुँच पाती हैं। एक एग्जांपल है पानी का। तो पानी पीने के लिए ये लोग क्या करते हैं, जो बर्फ़ जम जाती है, जो बर्फ़ पड़ती है वो जम जाती है, फिर वो जब पिघलती है तो उसका इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन शैली में यूज़ करने के लिए, ठीक है। ये इन्होंने बताया। यहाँ के लोग खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीन ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती को पश्मीन मिल साल में महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से ऊन का इकट्ठा करने के कश्मीरी में के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान का मतलब यह नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के आकर्षित नहीं है। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यह कोई घाटियाँ हैं। घाटियाँ किसे कहा जाता है, देखो अगर आप बच्चे हो तो मैं समझा देता हूँ। घाटियाँ उसे कहा जाता है जहाँ बड़े बड़े पहाड़ हों, है ना। नीचे जो स्थल है, मतलब जो नीचे की जो ज़मीन है वो ऊपर उबड़ खाबड़ हो, लेकिन बड़े पैमाने पे, तो उस चीज़ को घाटी बोली जाती है। छोटे शॉर्टकट में समझ सकते हो, ये पहाड़ हो गए आपके, मान लो ये हो गया पहाड़, और इन्हें ही घाटी बोली जाती है। 4 पहाड़ यहाँ हो गए, है ना, मान लो 4 पहाड़ यहाँ हो गए बड़े बड़े, 2 पहाड़ या 3-4 पहाड़ यहाँ हो गए, तो इन्हें घाटियाँ बोली जाती हैं। वैली, इंग्लिश में वैली बोलते हैं इन्हें। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। अच्छा, यहाँ था क्योंकि यह कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचे जिसके आज तिब्बत कहते हैं। तिब्बत कहाँ है? तिब्बत जो है चाइना का हिस्सा है अब, पहले नहीं था, एक आज़ाद देश था तिब्बत। तो हम उसके बारे में बात में करेंगे, वो हिस्ट्री का एक हमारा लेसन है। तो तिब्बत कहाँ मौजूद है? तिब्बत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जस्ट ऊपर जो चाइना है ना, उसके अंदर मौजूद है तिब्बत। जैसे मान लो ये है तिब्बत,
और इसके नीचे है हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अब तिब्बत की जो बाउंड्री है वो लद्दाख से जुड़ी हुई है, जहाँ से जब लोग ऊपर से, हमारे भारत के ऊपर से जो लोग, जो अन्य विदेशी लोग थे, वो ऊपर से जब आते थे तो वो तिब्बत के रास्ते से होते हुए लद्दाख में पहुँचते थे, ठीक है। यही इन्होंने बताया, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। और हमारे धर्म, आपको पता है हमारे देश में बुद्ध भगवान जन्मे, उनका एक जो अपना धर्म बना, उनकी जो बातें थी, उनकी जो शिक्षा थी, वो अन्य कई देशों में पहुंची। तो उनमें से जब जब भाषा जो थी, मतलब जो उनकी जो विचार थे, जब वो उनकी जो शिक्षा थी, उनके जो मोंक थे, जो संत लोग थे, वो जो शिक्षा देने के लिए अन्य अन्य देश गए, तो एक लद्दाख के रास्ते होते हुए तिब्बत भी पहुँचे। ऊपर से जो मध्य एशिया के लोग आते थे वो भी तिब्बत से होते हुए आते थे हमारे भारत देश में, और जब भी हमारे देश का व्यक्ति कोई बाहर देश में जाता था तो वो भी लद्दाख से होते हुए मध्य एशिया में जाता था, ठीक है। करीब 400 साल पहले यहाँ लोगों का इस्लाम से परिचय हुआ। अब यह अच्छी खासी संख्या मुसलमान की रहती है। लद्दाख में गानों का, कविताओं के बहुत ही प्रसिद्ध मौखिक संग्रहालय है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा, तिब्बत का ग्रंथ क्या है? केसर सागा। यहाँ पूछ लेते हैं, एक एक दो दो नंबर का क्वेश्चन आता है कि तिब्बत का ग्रंथ क्या है। लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। जो लद्दाख की जो संस्कृति है वह तिब्बत से बहुत मिलती है। अब आप कहोगे भैया तिब्बत तो भैया चाइना में है, तो उससे क्यों मिलती है? अरे भाई एक बात बताओ, पंजाब पाकिस्तान है, पाकिस्तान में लोग उर्दू बोलते हैं, और उर्दू यहाँ पे भी बोली जाती है, हमारे देश में हिंदी भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि भैया पाकिस्तान तो अलग देश है, वहाँ उर्दू बोली जाती है, वहाँ हिंदी जैसी भाषा बोली जाती है, तो हम कैसे बोल पा रहे हैं, हम अलग क्यों नहीं बोल पा रहे? नहीं, जो बॉर्डर साथ किसी भी देश के एक साथ दो बॉर्डर होते हैं, वह आज ही तो अलग हुए हैं, कई साल पहले वो एक ही थे, तो वहाँ जो भाषा थी एक जैसी थी, संस्कृति जो थी वो कई साल तक रही। तो वैसे ही यहाँ पे है, लद्दाख और तिब्बत में जो ग्रंथ फेमस है, वो जो तिब्बत में ग्रंथ फेमस है वो लद्दाख में भी फेमस है, और उस ग्रंथ का नाम है केसर सागा, काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग आते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। अब बात करते हैं हम केरल की। पहले हमने बता दिया लद्दाख, लद्दाख क्या है? एक घाटियों से घिरा राज्य है, जहाँ कई सारे पहाड़ी हैं, जहाँ बर्फ़ पड़ता है, अधिकांश रूप से बारिश नहीं पड़ती है, ठीक है। लोग वहाँ के एक ख़ास प्रकार का बकरी पालते हैं जो ऊन देता है, भेड़ पालते हैं, सॉरी बकरी ऊन नहीं देता, भेड़ पालते हैं जो खास प्रकार का ऊन देता है, और उससे वह बेचते हैं कश्मीरी व्यापारियों को, ठीक है। वो शॉल वगैरह बनाते हैं क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है ना। और अधिकांश रूप से वो मांसाहारी होते हैं, खाने पीने के लिए दही दूध इन्हीं सब का इस्तेमाल करते हैं, साथ में जो है मांस वगैरह खाते हैं, क्योंकि वहाँ सब्जियों का उगना बहुत मुश्किल होता है। आगे बढ़ते हैं, केरल पे दो एग्जांपल देते हैं, एक उत्तर का, एक दक्षिण भारत का। अब केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है, मैंने समझाया था ना आपको। चलिए ऊपर चलते हैं और दिखाता हूँ, फिर से इंडिया के मैप में आते हैं। ये जो मैंने इंडिया का मैप बनाया था, ये वाला, ये केरल था हमारा, जिसे बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी, ठीक है। ये लिखा है ना, दक्षिणी पश्चिमी के कोने में बसा हुआ एक राज्य, कोने में दिखाया मैंने। एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची। अब आप कहोगे कि भैया केरल में भी जो पहाड़ हैं और लद्दाख में भी पहाड़ हैं, लेकिन लद्दाख में सूखे रेगिस्तान वाले पहाड़ हैं। क्यों भैया? क्योंकि वहाँ पर बारिश नहीं पड़ती है, और केरल में एक तरफ समुद्र है, और जहाँ समुद्र जुड़ा होता है रास्ता, वहाँ बारिश पड़नी लाजमी है। तो जहाँ कोई भी राज्य है, जहाँ कोई भी भूमि किसी बड़े समुद्र नदी से जुड़ी है, वहाँ मौसम बिगड़ता है, बारिश पड़ती है, बारिश पड़ेगी ज़मीन पे तो ज़मीन जो है वो उपजाऊ होगी तो पौधे उगेंगे, सब्जी उगेंगे, पेड़ उगेंगे। तो वैसे ही केरल का सीन है। केरल का एक तरफ तो पानी है, दूसरी तरफ बीच में हमारा केरल राज्य है, और उस राज्य के अंदर ये जो है पहाड़ी इलाका है। ये जो है जितना भी ये मैं शैडो कर रहा हूँ, ये पहाड़ी इलाका है, ठीक है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों का कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना। अब देखो ऊपर लद्दाख में क्या करा था इन्होंने, मांसाहारी लोग जो थे, या फिर जो खास प्रकार का ऊन मिलता था,
वो उन चीज़ों को बेचते व्यवहार करते थे, अपनी जीवन शैली चलाते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लोग आराम से जो ज़मीन उपजाऊ है तो यहाँ पे ये खेती बाड़ी करते हैं, काली मिर्च की, लौंग, इलायची, इन सब चीज़ों की, और इन्हें व्यापारी को बेचते हैं, आकर्षक बनाते हैं, साथ में बेचते भी आकर्षक बना रहे हैं। तो सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल से है। ये अरबी और यहूदी जो है बाहर देश के लोग, जहाँ पे आप आजकल की भाषा में दुबई, इज़राइल, है ना, सऊदी अरेबिया, और ये सब आप सुन सकते हो, मतलब आपने सुना होगा, इन्हीं अरब देश बोला जाता है, ठीक है। और यहूदी लोग मतलब जो इज़राइल से आए, जो यूरोप से आए, इंग्लैंड वगैरह से, वो उन्हें बोला जाता है, ठीक है। केरल आए किससे? समुद्र के रास्ते से। कैसे? तैर कर, जहाज। तैर का मतलब जहाज के थ्रू आए, क्योंकि पहले तो सबसे पहले जहाज के थ्रू ही रास्ता मिला ना, समुद्र के थ्रू। ज़मीनों का रास्ता तो ब्लॉक पड़ा होता था, क्योंकि राजाओं की वजह से कुछ रास्ता नहीं पता होता था, कहीं गलत डायरेक्शन में ना चले जाए, लेकिन समुद्र से रास्ता ढूंढना आसान था। तो ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस, ठीक है, फादर लोग होते हैं ना क्रिश्चियन, जो स्पीच देते हैं, जो क्रिसस की जो अच्छी बातें बताते हैं, जीसस क्राइस्ट की, उन्हें फादर कहते हैं, उन्हें संत बोला जाता। संत मतलब हिंदी में संत ही बोलते हैं। थॉमस लगभग 2000 वर्ष पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अगर भारत में क्रिश्चियंस लोग रहते हैं तो उन्हीं को, संत थॉमस को जाता है, ठीक है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत मुसलमानों के जीवन विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। इब्न बतूता जो थे एक यात्राकारी थे, जो मतलब इधर से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहाँ की संस्कृति देखते थे और किताबों में लिखते थे। ऐसे ही एक इब्न बतूता थे जो कि मुसलमान थे, वो भारत आए, उन्होंने देखा कि भैया यहाँ तो मुसलमानों की बहुत अच्छी प्रकार से इज्जत करी जाती है, तो उन्होंने उस बातों को लिखा और उन किताबों को आज पढ़ा जाता है। इब्न बतूता की कई कहानियाँ हैं, ठीक है, जो हमें भारत के इतिहास को जानने में मदद करती है। वैसे ही एक लिखा था कि भैया 700 साल पहले जब वो आए थे कि मुसलमानों की यहाँ बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, तो वही इन्होंने बताया है। फिर वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे, पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा जो थे पुर्तगाली थे। माना जाता है कि वास्को डी गामा ही पहले व्यक्ति थे जिसकी वजह से हमारे भारत देश में ये जो आज व्यापारी अंग्रेज़ों ने जो हमारे देश को गुलाम बनाया था, पहले उससे पहले सबसे पहले व्यक्ति पुर्तगाल आए थे। सबसे पहले जो व्यक्ति थे ना, वो पुर्तगाल आए थे। एक मिनट, ठीक है, पुर्तगाल आए थे। देन उसके बाद फ्रांसीसी आए, उसके बाद आपका व्यापार करने के माध्यम से जो आए लोग, और उसके बाद फिर आए आपके अंग्रेज़ लोग आए। देन हमारा देश जो गुलाम हुआ, फिर रेस्ट ऑफ हिस्ट्री आप जानते हो, ठीक है। और आज हमारा देश आज़ाद भी हो गया 15 अगस्त के दिन 1947 में। आज 2023 है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से आए, यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप के भारत का समुद्री रास्ता जाना। सबसे पहले समुद्र का रास्ता किसने जाना था? वास्को डी गामा ने, जो एक पुर्तगाली थे। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों का कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। केरल में जो लोग हैं ना, अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे। वहाँ क्रिश्चियंस मिलेंगे, वहाँ मुसलमान मिलेंगे, वहाँ हिंदू मिलेंगे, वहाँ यहूदी तक मिलते हैं आपको, और कई अन्य प्रकार के धर्म वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए क्योंकि वहाँ अलग अलग तरीके के व्यापारी आए, उन्होंने व्यापार के साथ साथ अपनी संस्कृति भी वहाँ फैलाई, है ना। अब कहीं जाओगे तो अपनी त्यौहार भी आप वहाँ मनाओगे, वहाँ के लोगों के साथ मनाओगे। तो ऐसे ही फैलते 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 कई प्रकार के धर्म केरल में फैले गए, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल हैं। मैंने बताया वही चीज़ है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था वह चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, और उन्हें चीनी वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते थे, चीना चट्टी कहते हैं। और इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। केरल के उपजाऊ ज़मीन पर जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी, चावल खाते हैं। देखो 2-3 बातें हैं इसमें लिखी गई है कि उस समय चीनी कट्टी कहते थे, और चीना वाला। जो आज हम लोग ये जो जाल से पकड़ते हैं ना, ये मान लो एक जाल हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका जाल मछली पकड़ने वाला। सबसे पहले माना जाता है कि ये चाइना के लोग जो थे यहाँ जो आए थे मछली पकड़ने, या व्यापारी जो थे व्यापार करने,
वो इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये जाल में जो मछली पकड़ी जाती हैं, तो इस चीज़ को पहले हम हटा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को केरल के लोगों ने चीना वाला बोलना स्टार्ट करा। तलने के लिए जो लोग बर्तन यूज़ करते थे, तलने के लिए मतलब जो कढ़ाई वगैरह जो भी यूज़ करते थे मछली वगैरह बनाने के लिए, उसको चीना चट्टी बोला जाने लगा। ये भी कहीं ना कहीं चीनी लोगों के द्वारा ही उत्पत्ति हुई होगी, चीन के लोगों के द्वारा, तभी इसका नाम केरल में चीना चट्टी वहाँ के लोगों ने बोलना स्टार्ट करा। तो बताया कि केरल की ज़मीन उपजाऊ, मैंने जैसा कि आपको बताया, जहाँ समुद्री इलाका होता है वहाँ की जो ज़मीनें होती हैं, ऑब्वियस ही बात है, समुद्री इलाका या पानी का इलाका होगा या नदी का इलाका होगा, वहाँ की जो ज़मीन होगी वो उपजाऊ बन जाती है, तो वहाँ खेती बाड़ी अच्छी होती है। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं यहाँ हम यह भी देखते हैं कि दोनों का क्षेत्रीय इतिहास में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति में मसाला खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति में ऊन व्यापारियों को, मैंने बताया कि लद्दाख में ऊन मिलते थे, ऊपर के जो लोग थे वो आए और उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, अपनी भाषा इंट्रोड्यूस करी। जो हमारे लोग थे वो ऊपर गए, तिब्बत में मतलब धर्म फैलाया, बुद्ध धर्म फैलाया, है ना। और केरल की बात करें तो केरल में नीचे समुद्र के रास्ते से अरबी लोग आए, चीन के लोग आए, ठीक है, उन्होंने अपनी संस्कृति फैलाई। तो वही इन्होंने ये बातें लिखी गई हैं। दोनों है कहाँ, एक बहुत दूर ऊपर है, एक बहुत नीचे है, लेकिन संस्कृति प्रभाव जो है सेम है, ठीक है। विविध संस्कृति प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन पर आधार के काम कर लिया। एक जगह दूसरे संस्कृति जीने का तरीका नहीं जीत रहे हैं। विविधता में एकता, ये पढ़ते हैं, ठीक है। भारत की विविधता या अनेकता उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। बोलते हैं ना भारत, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन यूनिटी, ये बोला जाता है भारत में। विविधता में ही एकता है, क्योंकि भारत में कई प्रकार के संस्कृति हैं, कई प्रकार के धार्मिक लोग हैं, कई प्रकार के भाषाई लोग हैं, फिर भी हम एक साथ रह रहे हैं। और देशों की तरह नहीं हैं जो लड़ाई झगड़े करते हैं, प्यार से शांति से रहते हैं। कहीं ना कहीं छोटे मोटे युद्ध नहीं कह सकते, लड़ाई जो हो जाती है एक घर में, जब कई लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं भीड़ लड़ाई तो होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट है वो लड़ाई, टेम्परेरी लड़ाई होती है, परमानेंट नहीं होता है कुछ भी। विविधता में एकता, यही हमारी सबसे ज़्यादा शक्ति मानी गई है भारत देश की, है ना। जब अंग्रेजों पर भारत का राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र, महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्र संग्राम में अलग अलग परिवेशों में लोग शामिल थे, उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन इकट्ठा किया। अब गांधी जी के साथ जो लोग थे, बूढ़े थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, सब आए थे गांधी जी के साथ। भगत सिंह जी के साथ कितने जवान थे, 23 साल के थे जब फांसी पे लटके गए। 18 साल के खुदीराम बोस थे बंगाल के, जब पहली बार शहीद हुए, सबसे यंगेस्ट माना जाता है। तो बच्चे से लेके बड़े सब तक सबका आज़ादी में भारत का रोल रहा है। वही बताया है कि इतने विविध प्रकार के होने के बाद भी लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, एक साथ हुए। गांधी जी गुजराती थे, भगत सिंह पंजाबी थे, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे आपके बंगाली थे, सुभाष चंद्र बोस बंगाली थे, हैं। तो अलू करके थे एक, राम अलू करके ऐसे कोई नाम था, वो हमारे साउथ इंडिया से थे। तो सब अलग अलग होने के बाद भी एक साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी और भारत जैसे देश के अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया, भारत राष्ट्र की एक नींव रखी। अंग्रेज़ों ने सोचा कि भारत के लोगों को फूट डाल के, क्योंकि हम उनमें काफ़ी विविधता हैं, अंग्रेज़ों ने सोचा था कि भैया इनमें इतनी विविधता है, कहीं ना कहीं इनमें फूट डाल देते हैं, है ना। दिखला दिया, मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे को चाहे कितना भी भिन्न, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वो सब एक हैं। यही इन्होंने एक कविता लिखी है, भारतीय जन नाट्य संघ, एक संघ है भारतीय जन नाट्य संघ, तो इन्होंने लिखा है, आप पढ़ सकते हो। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सैयद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना।
दिन खून के हमारे, गोली खा के सोई जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, दिन खून के हमारे। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भीगो के जाना। दिन खून के हमारे, कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, 2 बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे। ठीक है, कहानी ये एक कविता लिखी है भारतीय जन नाट्य संघ ने, इप्टा ने। ये आज़ादी का पहला दिवस, लाल किला पे देखते हो ना झंडा फहलता है, ये पहला है। ये जो झंडा है हमारा, इस पर ड्राइंग करना अच्छी बात नहीं है, हटा देते हैं। ये हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब खड़े हैं, यहाँ लोग हैं, नेता हैं उस समय के। अब ये गीत का भी एक इतिहास रहा है। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। जलियांवाला बाग आप सभी को पता है कि लोग अंग्रेज़ों के विरोध पे करने आए थे, और जिसमें अधिकांश रूप से महिलाएं और बच्चे शामिल थे। लेकिन जो जनरल डायर था, शायद जनरल डायर नाम था शायद, जिसने गोली चलाई थी, और उसने आदेश दिए कि भैया जो भी विद्रोह हैं, जितने भी 200 300 400 500 लोग वहाँ आए हुए थे ग्राउंड में, सब पर, लोग नहीं थे वो बच्चे महिलाएं थे अधिकांश रूप से, सब पर गोली चलाई गई। बच्चों और महिलाओं ने बचने के लिए, वहाँ पे एक कुआं था जिसमें कूद गए जान बचाने के लिए, लेकिन कई सौयों की संख्या में हमारे भारतीय लोग मारे गए, जिसमें मुसलमान, हिंदू, सिख सब शामिल थे। लिखा है ना। तो उसके बाद ये कविता गाया जाने लगा, ताकि लोगों का जो खून है वो खोल उठे, एक साथ आए और लड़े अंग्रेजों के खिलाफ। वही बात बताइए जो इन्होंने लिख रखा है ना, ये मैंने शॉर्ट में समझाते। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में, एक सवाल बन सकता है कि भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किसने लिखा है? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि है बहुत ही गहरी, जिसके अंदर अलग अलग तरह के लोग विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता का पहचाना प्रोत्साहित किया जाता है। हमारा जो देश विविध प्रकार से है ना, वो अब का नहीं है, वो 100-200 साल का नहीं है, वो अंग्रेज़ों के समय का नहीं है। कई हजारों साल से हम एक साथ रहते हुए आ रहे हैं। हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख, मुसलमान, क्रिश्चियन, है ना, तमिल लोग, हिंदी बोलने वाले लोग, कई अलग अलग लोग एक साथ रहते हुए हैं इस राष्ट्र में, एक साथ एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। तो वही चीज़ उन्होंने बताया जवाहरलाल नेहरू ने कि ये बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, या बाहर से कोई आके नहीं बताया हमें कि एक साथ रहना चाहिए। हम खुद से ये अपने अंदर, हमारी अंतरात्मा में है कि हम एक साथ रहना चाहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित है? राष्ट्रगान क्या है? हमारा जनगण मन, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। एक जनगण मन में आपने सुना होगा, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, गंगा, ये 4-5 राज्यों, ये पूरा भूखंड दिखाता है भारत का, कि भारत की क्या, जो ये अलग अलग प्रकार के जो क्षेत्र है, राज्य हैं, वो एक ही हैं। जन गण मन में हमारा जो राष्ट्रगान है, उसमें एकता दिखाई गई है भारत की। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि आप खुद से कर सकते हैं, और आई थिंक ये क्वेश्चन जो है जो ये चैप्टर है विविधता, मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से आ गया होगा, है ना। और 12-12:30 बज चुके हैं रात के, और 15 अगस्त है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। ये विविधता यहाँ पर ख़त्म होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप खुद देख सकते हो, बाकी अगर एक बार नज़र मार लेते हैं फिर भी हम, ये अधिकांश रूप से जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो प्रश्न दिए गए हैं, वो 6ठी क्लास के बच्चों के हिसाब से दिए गए हैं। अगर आप 6ठी क्लास के बच्चे हो तो मैं समझता हूँ कि बच्चों आपको भी समझ आ गया होगा जो मैंने इस चैप्टर में समझाया। यदि आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, तो आपको सब समझ आ जाएगा, और पेपर में मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। एक बार खुद से पढ़ो और एक बार ये वीडियो देखो, आप 100% ये जो चैप्टर है सिविक्स का पहला,
अच्छे नंबर लाओगे इसमें। एसएससी या यूपीएससी के स्टूडेंट हो या यूपी पीसीएस के स्टूडेंट हो तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। स्टार्टिंग मैंने एनसीईआरटी से करी है। यदि आप भी एनसीईआरटी आपके पास नहीं है तो मैंने चैप्टर्स के साथ आपको समझा दिया है ना। समरी दे दी है, शॉर्ट समरी दे दी है। 1 घंटे 1.5 घंटे की शायद वीडियो बन गई होगी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, है ना। शायद 1 घंटा हो गया है या उससे कम का है। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, अगला चैप्टर पढ़ेंगे। नमस्कार सभी को।